Kindly settle down. We are starting the press conference. Sir, can we start? Oh, yes. A very good afternoon, all of you. I welcome you all to this press conference by the Election Commission of India to announce the schedule for the state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. We have with us on the dais Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, Honorable Election Commissioners Shri Gyanesh Kumar ji and Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji. We also have with us on dais Senior Deputy Election Commissioners and Deputy Election Commissioners of the Election Commission of India. I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Election Commission. The format of the press conference will be as follows. There will be a brief address by the Honorable CEC along with a very informative presentation. The copy of presentation will be shared with you along with the press note and all of the details after the press conference conclude. After the address by Honorable CEC, we will be having a question and answer session. I would request all of you to kindly raise your hand and the mic will come to you. Kindly introduce yourself, your name and organization and ask your question. Thank you so much. Now I would request Honorable CEC to kindly address the media. माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माय राइट साइड, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखबीर सिंह जी संधू ऑन माय लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है. We welcome you all at this press conference, which is about the declaration of the schedule for the ensuing state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. Friends, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं. जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया. भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है. दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है. इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा. आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा. जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है. नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड. और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं. जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं. हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं. जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, हम अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे. और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया. भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं. इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे. लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा. और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अप फ्रंट और बोल्ड वादा किया था. और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी. और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी. चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 times more than 2014 इलेक्शंस.
पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है. Similarly, in Haryana, seizures were to the tune of around 75 crores, 4 times more than 2019 elections. इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे. There was not even a single रीपोल in both the states, including the state of Jammu Kashmir. कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली. आप सब इस बात के गवाह हैं. आपने देखे शिकस्त के नजारे. एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा. चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं that they have full belief, they are very participate in the electoral process. लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है. हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था. सो बिफोर वी कम टू द शेड्यूल, लेट मी शेयर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू स्टेट्स विद यू. Total districts in Maharashtra are 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general, and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores. 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. यंग वोटर्स की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़ और उसमें से 20.93 lakhs आर फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ 18 to 19 एज ग्रुप. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी. मॉडल PSS की संख्या 530 रहेगी. अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, एसटीज 28 एंड एससीज 9. झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 crores female and 1.31 crores male. First time voters between 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the centenarian, number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे polling stations की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे. अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520. यहां पर भी विमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे. एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881.
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 पीवीटीजीज हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है। उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टरल रोल में किया गया है। और सभी डीओज ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी। पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी। इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया है, रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशंस को। तो हम उम्मीद करते हैं डीओज विल वर्क, और वहाँ इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को डीओ भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें। एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दिए हैं कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं, ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। Friends, if I come to the next, ease of voting for senior citizens, PWDs, this will be followed. You have all the experience of the pan-India coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर senior citizen जो 85 years से ऊपर हैं, उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको, और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया। दे आर एंटाइटल्ड, they are welcome to participate and go along with the polling parties to the houses of the senior citizens and PWDs. और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड। वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो। सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन। जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहां गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, वो कहाँ मतदाता सूची में कहाँ नाम है, कहाँ फैमिली टुगेदर है, कहाँ उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज़ देख सकते हैं। सी विजिल ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज्ड। जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया J&K एंड हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए। वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो द वोटर्स enlightened voters will inform us on C-Vigil about any malpractice which they notice in their area and we will reach there in 90 minutes to handle it. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट can see on our app which is KYC Know Your Candidate. हमने जो मीटिंग्स मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूँ कि
जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की, तो डीओज स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त, कि वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को एस्टेब्लिश करेंगे। उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो very stern action will be taken against them. This has been very, very clearly told to everyone. किसी भी तरीके का प्रलोभन, वही 4 M's जो पहले हमने बात की थी, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, will all be under strict watch. All airports, all landings of the aircrafts in the field will all be checked. There would be extensive polling, the checkposts on the borders of the interstate for checking interstate movement, और कहीं से भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहाँ बनाने के लिए कहा गया है, यानी जिसमें एक्साइज भी होगा, पुलिस भी होगी, जीएसटी भी होगी, ट्रांसपोर्ट के भी लोग होंगे, ताकि वो 24/7 उनकी चेकिंग कर सकें। और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई भी हैरेसमेंट होना चाहिए। दैट प्रिकॉशन मस्ट वेरी वेरी केयरफुली बी टेकन अबाउट ऑल ऑफ देम। सभी पोलिंग स्टेशंस 2 किलोमीटर के अंदर हों। किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, so that they can handle the social media narratives if there is anything which is wrongly being conveyed. ये सब का सब वहाँ पर निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। सारांश में, if I summarize everything before coming to schedule, I would like to say that चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है। वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस ऑल्सो। साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है। नाउ आई कम टू द शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र। दिस विल बी इन सिंगल फेज। द notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhigram, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane, all are much below the state averages of each state. We will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas, but the trends are really not
not good. If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%, Riyasi, 74%, Punch, 74%, Rajouri, 71%. If they can go 70 plus, Kolaba can also go 40 plus. In 24 Lok Sabha elections, Bastar was 68%, 69%. Gadchiroli, Manipur, states after state, tough areas. So we'll be requesting through you, we'll have a special drive this time for the slum areas in urban areas and also the colonies, all alike, to have a real urban push. I do not want to name a specific thing, but there are booths in Faridabad and Gurgaon in the recently held elections. And they are the poshest places where voting has been around 20%. So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहाँ पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd, along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. So by elections. So we will come back. We'll come back. So okay. Sorry. By elections also. By elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll. And only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on
12th, there is a gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will take questions from the media. Please, the gentleman in the blue shirt, please. Thank you. सर, मेरा नाम प्रशांत लीला रामदास है। मैं न्यूज़ 18 लोकमत से हूँ और मेरा एक सवाल इस तरह का है कि कांग्रेस ने डिमांड की थी जो वहाँ के पुलिस महासंचालक है रश्मि शुक्ला, इनको हटाने को लेकर, इसको लेकर आयोग क्या सोच रहा है और उस पर क्या निर्णय होगा? Question from that side also, from the pink shirt, second row, Mr. Shailesh Yadav. This was about DG. Right. सर अभी सर मैं शैलेश यादव ANI से। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, और लोकसभा इलेक्शन के बाद देखा गया है कि एग्जिट पोल जो हैं एकदम उल्टे रहे हैं या जो है एकदम गलत साबित हुए हैं, और इसको लेके पब्लिक में सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल में तो सरकार इनकी बन रही है और नतीजा उल्टा है, उस पर EVM पे सवाल उठाए जाते हैं, जिसकी शिकायत आपसे कुछ पार्टियों ने करी थी जिनका एग्जिट पोल में ये था कि सरकार बन रही है और जब EVM का रिजल्ट आया तो सरकार बदल गई। तो इस तरह के एग्जिट पोल को लेके आपका क्या कहना है, क्योंकि सवाल जब उठते हैं तो आपकी तरफ से जो है बाहर नहीं आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन सोच रहा है इस पर? Last row, madam was raising the hand. Please. Yes. So just wanted a clarification for the assembly constituencies and parliamentary constituency by polls. So it's Wayanad and Nanded, the two parliamentary constituencies voting, right? Yes. 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 There is a EP. There is a EP pending. Yeah. Gentleman in the, yes, please. Sir, I am Sandeep Rajgolkar from TV9 Marathi. मेरा सवाल ये है, जो अभी जो सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अब मिले, अपोजिशन को भी मिले, उन्होंने मांग की थी, जो पार्टी अभी सरकार में है उन्होंने मांग की थी कि एक फेज में ही वोटिंग हो, और अपोजिशन ने तब टीका पर की थी उन पर कि 2 या 3 फेज में होना चाहिए। तो उनकी मांग थी इसलिए किया क्योंकि छोटा हो के भी झारखंड में वहां पे 2 फेज है और महाराष्ट्र में 1 ही फेज है। We have gentlemen in the first row, please. गुड इवनिंग सर। सामने सर। मोहित दुबे न्यूज़ नेशन से हूं सर। मेरा सवाल ये है कि EVM को लेके पहले भी आपने बयान दिया है, लेकिन एक बार फिर से EVM को लेके शिकायतें विपक्षी दलों ने हरियाणा को लेके की है, बैटरी को लेके शिकायत की गई है। तो आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ हम चुनाव करवाते रहें, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो EVM को लेके आपसे शिकायत करते हैं और इस बार बैटरी को लेके शिकायत की गई है? तो पहले इतने प्रश्न जवाब दे देता हूँ। पहला प्रश्न था DG महाराष्ट्र के बारे में। So DG's appointment in any state is governed by the procedure where the name of the senior most officers are sent to the UPSC. UPSC selects the person, and there is a Honorable Supreme Court decision on this in Prakash Singh's case. The entire issue of this will be handled as per the legal pronouncements governing the subject. This name has been cleared by UPSC, but however, exactly what has been dictated, what has been ordered in this Honorable Supreme Court's order, this case will be handled according to that. Somebody asked about 2 phases in Jharkhand and 1 phase in Maharashtra. Do you remember how many phases were in Jharkhand last time? 5. And now you are asking about 2 also. There are factors in Jharkhand which are about the Naxal areas and others. There are concerns, therefore there are 2. And Maharashtra was 1, it is 1. Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking.
एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहां हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। there are bodies which govern this, there is NBSA, there are other bodies which self-regulate, and I am sure the time has come that the associations, bodies which govern will do some self-regulation, because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, विच इज नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रेस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं।
जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, दो बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है, और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हों। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है, हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई, उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो। अच्छा, मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है। जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें भाई चेक कर लो, फिर 17C से चेक कर लो, राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज, विच हैज नॉट हैपेंड। सो हम इंडिविजुअल जिसने, वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। अच्छा, और मैं बताता हूं आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली।
जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे, हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे और आपको भी बताएंगे, उसको वेबसाइट पे डलवाएंगे, जवाब दे देंगे आपको। एक FAQ भी बनाएंगे उसका, बताता हूं मैं आपको। बट इसमें थोड़ा सा, चलिए आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, अभी ये बता देता हूं जी सर। बता दे, ये भी इसी के साथ बता दे। We'll take some questions from the नहीं, friends ये from- प्रभु जी का इसके साथ ही बता देता हूं। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक सिंगल यूज बैटरी है। जब ये पड़ेगी तो 5, 6, 7 दिन के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी है, आई मीन इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरी दिन चार्ज होगी। इट इज लाइक कैलकुलेटर बैटरी, 5 साल तक चलती रहेगी। जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी, अब वो धीरे धीरे यूज डिसयूज, कितना एक्सटेंसिव यूज, कितना ग्राफ किया, सबसे यूज होती रहेगी 10 साल के बाद तक, 5 साल तक। 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी, आपको पता नहीं लगेगा, सडनली बंद हो जाएगी। बट हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब इनिशियल ये शुरू होगी तो इसकी 2 चीज हुई, एक परसेंटेज ऑफ चार्ज, एक आउटपुट। आउटपुट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। इट्स ए वेरी लो required voltage which the machines require. So anything between 7.4 to 8 volt is considered कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में है और इसको आप डाल सकते हैं। तो it is initially marked as that yes it is okay, go ahead, 99% it is charged. Now after commissioning के समय में भी मॉक पोल की जरूरत है, पोलिंग स्टेशन में भी मॉक पोल की जरूरत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग है। सो ये एवरीथिंग कैन डिफर डिफरेंटली। और जब भी वोल्टेज 7.4 से नीचे आएगी तभी ये एक्चुअल वो दिखाना शुरू कर देगी। दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड। एंड अगर 5.4 या कोई परसेंटेज है उसके आस 5.8, जब 5.8 पर आएगी तो ये सिग्नल देगी, जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के कि अब ये बंद होने वाली है, सो प्लीज रिप्लेस। दिस इज व्हाट इट इज। बट फॉर जनरल, जिससे कि टेक्निकल लोग भी इसका एग्जामिन कर सकें, आप लोग भी जान सकें, हम इसका एक बिल्कुल डिटेल बना के, जितना मैंने बताया इससे भी ज्यादा विस्तार में, इसको FAQ में डालेंगे। और जो भी सदस्य गणों ने, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा है और जो पार्टीज ने हमसे पूछा है, उनका हम बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ पूरा जवाब देंगे। और जैसे जैसे आरओज अपना अपना जवाब दे देंगे, वी हैव आस्क्ड ऑल आरओज 20 कि आप सब डॉक्यूमेंट करिए, सब बताइए कि कब कमीशनिंग हुई, सब बताइए कौन कौन साथ में था, पूरा डिटेल विस्तार बनाइए, पूरी प्रोसेस एंड टू एंड। और बनाने के बाद माननीय कैंडिडेट को आप जवाब दीजिए। दिस इज योर ड्यूटी इन लोकतंत्र। अगर कोई पूछ रहा है तो आप जवाब दें, हम उसका जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद कंपाइल करके हम आपको भी सबको बताएंगे, इसको बताएंगे। Thank you. We will take one question from sir, media friend from Maharashtra also with us, sir. Gentleman in the third row, please. A few more last round. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम अच्छा, एक चीज और बता दूं, एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं, एक हमारा C&B का भी प्रोसीजर है, जो माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर को हम चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी रिक्वेस्ट C&B की आई है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। सो एनीवे वी विल गिव स्पेसिफिक रिप्लाईज ऑफ ऑल दिस। यस प्लीज। हाँ सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम टीवी न्यूज चैनल से हूँ। मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लेके, महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था। इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे। शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। तो आप उसको लेके कोई आपकी एसओपी बनाने वाले हो, वो सिंबल अभी फ्रीज करने वाले हैं, निम्न उसके का जरा से विस्तार बताइए प्लीज। Gentleman in this side, pink.
राजीव सर, मैं आनंद कुमार सिंह हूं, न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल से। सर, मेरा एक सवाल आपसे है। मैंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर कवर किया था, तो मैंने तेलंगाना में देखा कि हिजाब को लेकर लोकसभा बीजेपी की प्रत्याशी थी, तो वो हिजाब को लेकर आइडेंटिफाई कर रही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को उम्मीदवार थी बीजेपी की, तो वो भी हिजाब उठाकर शक्ल देखने को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर देखना चाहती, जिसको लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली बीजेपी ने आपको लिखा है कि इसको लेकर एक एसओपी बनाई जाए जिसमें आइडेंटिटी क्लियर हो सके। तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि डेमोक्रेटिक राइट या कल्चरल राइट, आप किसको आगे रखेंगे? यस, प्लीज टू द जेंटलमैन। सर, एक सवाल ये भी था कि आपने एक करके we will go by अनुज, प्लीज। राजीव सर, अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था, या लोकसभा जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन? यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी? 9 सर, 9 किया है। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पेटिशन। देयर इज एन इलेक्शन पेटिशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस। 10 सीटें थी ना सर। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पेटिशन। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पेटिशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। ठीक है, वो दे देंगे। वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। चलिए, let us go orderly. Yeah, please follow a system. Thank you. One, gentleman in two more. This row, green. Two last questions, please. Sir, this is Nishant Azad from Organizer English Weekly. My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So, what are the steps Election Commission is taking to deal with this issue? Good question. सर, अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं अपराध की, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी बैठकें भी हुई हैं। इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग ने इससे पहले हालांकि बैठक की थी, अब किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं ताकि खास करके शहरी इलाकों में जहां पर आप वोटिंग परसेंटेज वैसे भी कम देख रहे हैं, बांद्रा का इलाका हो, जुहू वर्सोवा, कैसे लोगों में कानून और व्यवस्था के लिए लोगों के मन में विश्वास पैदा करेंगे ताकि लोग वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा निकलें? थैंक यू। We will take one more question, sir. Let him answer. Let him answer. Let me answer these questions first. About this symbol, first question is about the symbol of the NCP. NCP का जो symbol है, man blowing तुरी, so उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी NCP SP से। एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है जे स्टेट पार्टी, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें। और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए। 3 रिक्वेस्ट थी। सो पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली। हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू। सेकेंडली, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को मैन ब्लोइंग तुरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे। 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली। सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तीसरी रिक्वेस्ट थी, वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की, जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है। सो ऑल दी 3 हैव बीन एक्सेप्टेड, दैट इज 1. All AI and deep fakes, this is a very, very contextual question. This is disturbing all the elections world over. I have said it earlier also. It's a very serious issue. हमने इसके लिए 2-3 चीजें की हैं, और आपने अगर 24 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा होगा, सो ऐसी घटनाएं हम रोक पाने में सक्षम हुए थे कि किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज किसी के साथ मिला दी। इस तरीके के बहुत पॉसिबल AI रिलेटेड न्यूएंसेस
न्यूसेंस हो सकती थी. We were able to control it essentially through the control rooms which have been set up, social media teams which have been set up in all the districts I am saying, and in police headquarters to monitor continuously anything which is fake and take corrective action immediately. This has led to, in some cases, takedown, some cases blockade, and in some cases even criminal action wherever it was warranted. कुछ लोग हैं जो अभी भी एकदम झूठ नैरेटिव किसी ना किसी तरीके से चलाते हैं. हम उसको अभी तक हमने कुछ नहीं किया है. अभी तक हमने उसको ये सोच के रखा हुआ है कि लोग खुद देख देख के समझ जाएंगे कि ये झूठ है. इसलिए वी आर गोइंग एब्सोल्युटली स्लो, बट इट हैज नॉट क्रॉस द रेड लाइन. द डे इट क्रॉसेज रेड लाइन दे विल ऑल्सो बी टेकन. Identity, democratic identification versus cultural identity. This has conduct of election rules. Section 35. Rule 35 specifically mentions about the identification of electors, and also 34 mentions about facilities for women electors. Exactly in दो प्रोविजंस के तहत आइडेंटिफिकेशन का कार्य जो कि रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी हिसाब से किया जाएगा, बट विद फुल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर इशू which are prevalent in many states, which are prevalent in Rajasthan, which are prevalent in many parts of the country. That will be according to the rule position and also the fullest possible respect to the cultural milieu of that particular area. Violence in elections. We, after the MCC declaration, we will make it extremely clear to the police authorities, the state civil authorities in a particular state which you are mentioning, that violence of any kind and the crime of this nature which has a political overtones would be absolutely a no-go area for the commission. ये उनको सख्त हिदायत, हम इमीडिएटली ये पहले से ही सोच के बैठे हैं कि जैसे ही हम इलेक्शन, अभी तक हमारा रूल नहीं था, जैसे ही अब ये एमसीसी लागू है, we will have a very strict view on this and we will direct everyone that किसी भी तरीके की violence और किसी भी तरीके का crime, especially against any political person, should not happen, should not repeat, should not happen. We have not allowed it to happen in Haryana, J&K, state after state. We are sure that it will not happen. Thank you very much. Thank you, sir, for the compliment.